वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। आप सोचते होंगे कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है। ये आपकी सोच होगी, हमारी सोच है, देश की सोच है, लेकिन सच्चाई यही है कि सारी समस्या पैसे में है, सारी समस्या मनी जिहाद की है, और वो भी मोदी के मनी जिहाद की। सारे निर्णय अगर आज बातें चल रही हैं, मानने न मानने की बातें हो रही हैं, किसानों की मांगे हैं जो बिल्कुल जायज हैं, वो आपको भी लगता होगा, आपको भी समझ में यही आता होगा, तो बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार की कोई मांग नहीं है, सरकार की मजबूरी है। सरकार अपने बाप पूंजीवाद या पूंजीवादी अडानी अंबानी से हटकर कोई फैसला लेने की उनकी औकात नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। यह तीनों बिल सिर्फ इसलिए लाया गया है, सिर्फ इसलिए किसानों पर थोपा गया है कि अब किसानों के जमीन की जरूरत अडानी अंबानी को है, तो यह बिल लाया गया है। अंबानी उसके लिए तैयारी कर चुके हैं, पूरे देश में दुकानें खोल चुके हैं खाद्यान्न बेचने के लिए, और अडानी पूरे देश में अरबों अरब टन के भंडारण की क्षमता वाले गोडाउन बना चुके हैं। तो ये यूं ही नहीं हुआ है दोस्तों, ये पूरे प्लान के साथ हुआ है, और अडानी अंबानी के प्लान के अनुसार हुआ है, उनके प्लान के साथ हुआ है। तो ये मोदी, शाह, ये सब शिखंडी या भारतीय जनता पार्टी के जो नपुंसक बन चुके, हिजड़े बन चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे लोग, या फिर आरएसएस के चड्ढी गैंग, ये सब बस एक मोहरे हैं। इसका मेन प्लेयर, इसका मेन खिलाड़ी है अडानी और अंबानी। और अडानी अंबानी नहीं चाहते तो नहीं होगा। मोदी की औकात कहां है कि वो मान जाएंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। मेरे दोस्तों, कुछ बातें जैसा कि आपने देखा, हमारा एक किसान पहले ही अपने प्राण त्याग चुका था, आज और एक किसान की मृत्यु हो गई। लेकिन ये कोई बात, ये कोई मायने नहीं रखता आपके चौकीदार को, क्योंकि आपका चौकीदार प्रधानमंत्री नहीं है, आपका चौकीदार तो चौकीदार है। फिर चौकीदार का आप सोचिए, आपके दरवाजे पर कोई चौकीदार है, आपके घरों में मृत्यु हो रही है, तो आपके दरवाजे का चौकीदार क्या करेगा? तो आपका प्रधानमंत्री, अगर आप इस देश को अपना देश मानता, आपको अपना परिवार मानता, आपको देश का नागरिक मानता, तो उसे दर्द होता, उसे तकलीफें होती। एक किसान की मृत्यु इतनी छोटी बात नहीं है। चलो, कल अगर नरेंद्र मोदी मर जाते हैं तो आप शोक मनाओगे ना? मनाओगे या नहीं मनाओगे? नरेंद्र मोदी के मरने के बाद अगर शोक मनाओगे तो आपको आज शोक मनाना चाहिए, क्योंकि आपका एक किसान जो नरेंद्र मोदी से ज्यादा उपयोगी है इस देश के लिए, उपयोगी था इस देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए। नरेंद्र मोदी तो नल्ले हैं, वो तो आपके दिए हुए पैसों से नौलखा पहनते हैं, आपके दिए हुए पैसों से जेट प्लेन में घूमते हैं, वो आपके दिए हुए पैसों से ऐश करते हैं।
उनका, उनके शरीर का एक एक सामान, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो उनका नौलखा सूट हो, कुछ भी लाखों से कम नहीं होता, कई लाखों में होता है। तो उनके लिए क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त? ऐसे आदमी जो आपके पैसे पर पलता है और ऐसा आदमी जो देश के लिए, देश को देता है, देश को चलाता है, देश को खिलाता है अन्न उगा करके, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे विनती करूंगा कि आज हमारा एक किसान भाई मारा गया है, शहीद हुआ है, उसकी शहादत के लिए आप भी शोक मनाएं, मैं भी शोक मनाता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे उस किसान भाई के परिवार को अपनों के खोने का दर्द झेलने की शक्ति दे और उस दिवंगत आत्मा, उस किसान को ईश्वर अपने शरणों में जगह दे। और इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपनी क्षमता से, अपनी वाणी से, अपने भावनाओं और अपने विचारों से किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भी किसान हैं, क्योंकि हम रोटी खाते हैं, क्योंकि किसानों का दिया हुआ रोटी खाते हैं। ये किसानों का दिया हुआ रोटी नहीं खाते मेरे दोस्तों, ये तो किसानों का खून पीते हैं, ये तो किसानों का मांस खाते हैं, ये तो किसानों की हड्डियां निचोड़ते हैं, ये किसानों के खून से सने हुए पैसों से उन्हें निचोड़ करके उन पैसों से अय्यासी करते हैं, ऐश करते हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस बात को आगे बढ़ाने से पहले आप भी एक बार हाथ जोड़ करके उस दिवंगत आत्मा, उस किसान भाई के लिए प्रार्थना करें। आप जिसे भी मानते हैं उससे प्रार्थना करें। अब आते हैं मुद्दे की बात मेरे दोस्तों। मोदी, जो मैं नहीं चाहता कि किसानों की बातें मोदी माने। मैं चाहता हूं कि मोदी ना माने और किसानों का आंदोलन इतना आगे तक जाए कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से नीचे इस देश को कुछ नहीं चाहिए। रहा 3 बिल जो किसानों के विरोध में लाया गया है, किसानों को खत्म करने के लिए लाया गया है, इस देश को गुलाम बनाने के लिए लाया गया है, वो आने वाले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लल्लू पंजू जो प्रधानमंत्री बनेगा, जो आज हिजड़ा बनकर घूम रहा है, वो काम कर देगा। कल मान लीजिए अगर नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनते हैं, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सबसे पहला काम इन तीनों कानूनों को वापस लेना करेंगे। और नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर बैठकर कभी भी इस कानून को वापस नहीं लेगा। और मैं भी नहीं चाहता कि ये ले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये कुर्सी खाली करे, ये इस्तीफा दे, क्योंकि मैं जानता हूं ये प्रधानमंत्री बनने के योग्य है ही नहीं। मेरे दोस्तों, मोदी का डीएनए इतिहास के आईने में, यह मेरा बहुचर्चित विषय है, जिसको मैं अक्सर इतिहास की बातों को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। लोग अब धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, बोलने भी लगे हैं। आधी अधूरी बात, सीधे नहीं बोलते, सीधे नहीं बोल पाते, या बोलने से घबराते होंगे, लेकिन यह सही है।
और अब धीरे धीरे लोग इस पर बोलने लगे हैं। मोदी का डीएनए इतिहास के आईने में, यह पहली बात मैं आपको बताऊंगा। तथा और दूसरी बात होगी कि मोदी की रक्त रंजित राजनीति का वर्तमान क्या है, और ब्लैक होल में समाता, काली खोह में समाता, ब्लैक होल में समाता भारत का भविष्य, ये तीन बातें मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट में। मैं आज आपका मात्र 20 मिनट लूंगा। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं कि मेरे दोस्तों अधिक से अधिक इसे शेयर करें। हमारी आईडियों को ब्लॉक किया जा रहा है, हमारे वीडियो को डेड स्लो किया जाता है, वीडियो को डिलीट किया जाता है, यूट्यूब से डिलीट किया जाता है अगर कोई डालता है तो। यह लड़ाई चलती रहेगी इनके साथ। लेकिन आप लोगों का अगर साथ रहा, आप लोगों ने साथ देते रहे तो, और आपसे बस वही हमेशा की तरह अनुरोध है कि अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। विषय बड़ा गंभीर है और यह विषय आज जो किसान बॉर्डर पे बैठे हैं इस विषय पर लागू होता है। तो विषय बड़ा गंभीर है, इसे ध्यान से सुने। तो पहली बात, मोदी का डीएनए। मेरे दोस्तों, अगर मोदी को समझने के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब अंग्रेज भारत आए, मैं अंग्रेज के पीछे नहीं जाता, वैसे मैं आपको बता दूं कि 1000 साल के इतिहास में एक भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता, जोशी वगैरह जो गुजराती है, उसने कभी 1000 साल के इतिहास में हथियार नहीं उठाया है देश की रक्षा के लिए। वो अलग बात है, मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों से शुरू करता हूं। मेरे दोस्तों, जब अंग्रेजों को लाने वाला एक गुजराती था, एक गुजराती व्यापारी था, वो अंग्रेजों को लाया था, एक अंग्रेज को लाया था। बाद में उसको बहुत अच्छा लगा यहां का धनाढ्य, यहां की संपन्नता देखकर, तो उसे लूटने का विचार आया। फिर उसने बहुतों को बुलाया और फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और आपको जानना चाहिए यह बात, इतिहास से आप जान भी सकते हैं कि यह गुजरात में ही हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी गुजरात में ही हुई। कालांतर में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत को गुलाम बनाया गया और 1857 तक तकरीबन 150 साल से भी अधिक, 150 साल के आसपास देश में ईस्ट इंडिया कंपनी लूट खसोट मचाती रही, दरिंदगी फैलाती रही, इस देश को लूटती रही, जैसे आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है मेरे दोस्तों कि मोदी का डीएनए क्या है। मोदी का डीएनए है उन अंग्रेजों को बुलाने वाला, अंग्रेजों को बुला करके देश को लुटवाने वाला। यह है मोदी का डीएनए। उसके बाद अंग्रेज जब पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने लगे, एक एक छोटे छोटे राज्यों को पर हमला करके, कब्जा करके, षड्यंत्र करके जब एक एक राज्य को अपने कब्जे में लेना शुरू किए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के कोने कोने में बढ़ाने की कोशिश करने लगे, तो ये गुजराती यानी ये अंग्रेजों के दलाल पूरे देश को ये बता रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश के भले के लिए है। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आगे बढ़ेगी, अगर फलेगी फूलेगी, आप ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दोगे तो देश का भला होगा, देश में समृद्धि आएगी, देश का विकास होगा, देश में टेक्नोलॉजी आएगी, देश उन्नत करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो यही गुजराती अंग्रेजों की मदद करके पूरे देश को गुलाम बनवाए। ठीक है, देश गुलाम हो गया, कुछ क्षेत्रों में लड़ाइयां चलती रही, देश पूरा नहीं गुलाम हुआ, लड़ने वाले लड़ते रहे, और वही लड़ते रहे जो आज सीमा पर खड़े हैं।
सिख और देश के दूसरे भाग के लोग, जिनमें सिख सबसे आगे थे, यही लड़ते रहे। लेकिन गुजराती अंग्रेजों की दलाली करने लगे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के देश को गुलाम भी बनवाया और अंततः अंत तक अंग्रेजों के साथ ही खड़े रहे। कोई भी हेजिटेशन, कोई भी बगावत, कोई भी हथियार या नहीं उठाया गुजरात से या किसी गुजराती ने। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को लूटती रही और अंग्रेजों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये गुजराती दलाल खड़े रहे। इसको इतिहास में जैसे चाहे आप खोल करके पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद भी एक तरह से अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ दी गई, अंग्रेजों को भागने की अवस्था में ला दिया गया। तो यही गुजराती, यही जूनागढ़ी, यही कौम जो आज जिनके हाथ में आपने सत्ता दिया है और जो अडानी अंबानी के साथ खड़े हैं, यही लोग फिर से अंग्रेजों को यहां बसने में, बसाने में, उनको फैलने में और देश पर फिर से सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्थापित करने में उनकी सहायता की। यह सच्चाई है इतिहास की, यह है नरेंद्र मोदी का डीएनए। और इसे मैंने कई बार कहा हूं कि इसे मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी अदालत में, कहीं भी मैं इसे प्रूव करने के लिए तैयार हूं।